मैं डॉक्टर नेहा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। आज का मेरा विषय है नदी के द्वीप कविता की समीक्षा। नदी के द्वीप जो कविता है वे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है, जिन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा गया है। हालांकि इन्होंने कहीं भी अपने कहें कि इनके संदर्भ ग्रंथ को देखें या फिर इनके सप्तक को देखें तो कहीं भी इन्होंने स्वयं को प्रयोगवादी कवि कहने के पक्षधरता नहीं दिखाई देती, न कहीं भी इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग अपने लिए किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपने एक निबंध में किया है। हालांकि जब हम प्रयोगवादी कविताओं को देखते हैं, उसके शिल्प को देखते हैं, उसकी भाषा को देखते हैं, तब हमें यह साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं भाषा के दृष्टि से, शब्द चयन की दृष्टि से, उपमानों के दृष्टि से, या फिर कहें कि कला पक्ष जो वहाँ का है, उसमें नवीन प्रयोग दिखाई देता है, जो कि वो प्रयोग हमें प्रगतिवाद में नहीं दिखाई देता, छायावाद में नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ आकर हमें वे प्रयोग दिखाई देते हैं। तब इन प्रयोगों को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि नहीं, प्रयोगवाद शब्द कहीं ना कहीं यहाँ सार्थक है। तो इस कविता को समझने से पहले, हालांकि बहुत लंबी कविता ये नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रयोगवाद के बारे में जान लेंगे, जिससे ये कविता थोड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो प्रयोगवाद की बात करें तो उस समय की जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं, उसमें उसके अंतर्गत अतिबौद्धिकता, वैयक्तिकता, क्षणवाद और जो मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, चाहे उसमें काम, वासना, कुंठा, संघर्ष, दुख, ये सारी चीजों का चित्रण यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ यह इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि वैयक्तिकता को इस प्रयोगवाद में प्रमुखता दी गई। प्रयोगवादी कविताओं को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वैयक्तिकता अर्थात व्यक्ति का जो स्व है या फिर कहें कि अस्तित्व है, उसकी बात यहाँ ज्यादा की गई है, उसका यहाँ कह सकते हैं कि उसको प्राथमिकता दी गई है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद पर कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद का प्रभाव भी है। और जब हम अस्तित्ववाद की बात करते हैं तो इस पे ठहर के थोड़ा हमें अस्तित्ववाद के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कविता है नदी के द्वीप, इसमें कह सकते हैं कि यह अस्तित्ववादी दर्शन से ओतप्रोत है। इसलिए हमें थोड़ा सा अस्तित्ववाद के बारे में भी समझना जरूरी है। अस्तित्ववादी दर्शन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 19वीं 20वीं सदी के लगभग हुई थी और इसके कुछ महत्वपूर्ण विचारक भी हैं। और कहें कि अस्तित्ववाद की जो शुरुआत हुई थी या फिर इस दर्शन की शुरुआत हुई थी, यह विश्व युद्ध के बाद यह विचारधारा समक्ष आई, सामने आई। विश्व युद्ध के बाद जो भी हताशा, निराशा, कुंठा, संघर्ष, दुख व्याप्त था, उसके बाद जो भी विचारक हुए अस्तित्ववाद के, उन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखा, कहीं ना कहीं कि जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण, उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है, वो भाग्यवादी नहीं रह सकता पूरी तरह से। जो भी संघर्ष है, दुख है, उससे उसको निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको संघर्ष से भागना पड़ेगा। संघर्ष और दुख जीवन में हमेशा रहेंगे, कभी कभी निराशा भी आएगी, लेकिन उससे लड़कर कैसे व्यक्ति को बाहर निकलना है, न कि उसमें डूब जाना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी जब प्रवृत्ति आती है या फिर कोई भी समय आता है, कोई भी कालखंड आता है जिसका नामकरण किया जाता है, तो वो प्रभावित होता है अपने समय से। तो यह विचारधारा भी कहीं ना कहीं जिस समय में उभरी, तो उस समय की परिस्थितियां निराशाजनक रही। तो उस निराशाजनक परिस्थितियों से निकलने के लिए जो भी यहाँ अस्तित्ववादी विचारक रहे हैं, उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया, वैयक्तिकता को महत्व दिया, व्यक्ति के स्व को महत्व दिया, व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया। कहीं ना कहीं मानव जो है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वह श्रेष्ठ है, वह स्वयं को ढूंढ सकता है, स्वयं की खोज कर सकता है, वह स्वतंत्र रहने का उसको हक है, वो हमेशा निराश होकर नहीं बैठ सकता। तो यही विचारधारा, यही कुछ मुख्य बिंदु जो
अभी तो हम यहाँ पे एक मतलब संक्षिप्त में ही जानने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि अस्तित्ववाद दर्शन को अगर हम पढ़ें बहुत अच्छे से तो ये काफी विस्तृत है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे मैंने ये बताया कि ये कहीं ना कहीं जो इसके मूल में ये सारी भावनाएं निहित थी। तो अस्तित्ववादी दर्शन को समक्ष हमारे लाने वाले या फिर कहें कि अस्तित्ववाद की जो दार्शनिक थे उसमें किरकेगार्ड, जापाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेडिगर, साइमन द बोवार, ये कुछ प्रसिद्ध विचारक रहे हैं। तो इसमें से हम सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ को जो प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, जिनके विचार को हम जोड़कर इस कविता से देख सकते हैं, अज्ञेय की विचारधारा को उससे जोड़कर देख सकते हैं, उनको हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि जब हम किरकेगार्ड की बात करते हैं तो किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का जनक भी कहा गया है। इन्होंने माना है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वह प्रमुख होती है और उसके जीवन में मनुष्य के संघर्ष आते रहते हैं, दुख आता रहता है, निराशा भी आएगी, लेकिन उस परिस्थितियों में भी उसको क्या करना है, ढूंढना है, स्वयं को परिष्कृत करना है। जैसा कि आगे की एक कविता में भी एक पंक्ति है कि दुख सबको मांझता है। दुख मांझता है का क्या अर्थ हुआ कि दुख जब पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर, जब वह दुखी होता है तो उस समय वह स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न करता है, परिष्कृत करता है। उस समय उसको समझ में आता है कि वह क्या है, क्या कर सकता है। उस समय वह अपनी क्षमता को आंकता है। तो यहाँ के जो विचारक है वो निराशावादी नहीं है कि निराशा में डूब जा रहे हैं या फिर पलायन कर जा रहे हैं। पलायनवादी ये नहीं है, वह संघर्ष दुख के साथ साथ जीने वाले हैं, उससे लड़ने वाले हैं, उस संघर्ष से निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति प्रमुख है, वो कुछ भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें जीन पाल सार्त्र की विचारधारा को देखें तो इनका, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें इन लोगों ने कह रखी, लेकिन मैं कुछ कुछ मूल बिंदुओं को ही उठा रही हूँ, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इन्होंने अस्तित्ववाद को मानवतावाद के समकक्ष रखा है। किसने? जीन पाल सार्त्र ने। इनका मानना है कि जो मनुष्य है वह जब समाज के बीच रहता है तभी वह उसमें मानवतावादी गुणों का विकास होता है, अर्थात समाज का साहचर्य उसके लिए आवश्यक होता है, तभी वह मानवीय गुणों को सीखता है। जैसा कि हमें पता भी है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो छोटा होता है, तो उसका समाजीकरण होता है, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, वो चीजों को सीखता है, समझता है, ढलता है। अगर हम देखें कि कई सारे पिक्चर या फिर डॉक्यूमेंट्री में हमने ये देखा या फिर पेपर में भी पढ़ा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसको समाज में न रखकर उसको किसी जंगल में रख दिया जाए, गोरिल्लों के बीच में रख दिया जाए, तो उसका पालन पोषण करने का तरीका तो बदल ही जाता है, उसकी पृष्ठभूमि बदल जाती है, उसके समाजीकरण की स्थिति बदल जाती है। तब वो क्या सीखता है, कैसा हो जाता है, उसमें बोलने, चालने, रहने सहने का ढंग समाज से अलग हो जाता है, मनुष्य से अलग हो जाता है। तो सामान्य सी बात है, जब उसका समाजीकरण ही बदल गया, समाज से, जो मनुष्य द्वारा निर्मित जो समाज है उससे जब वो साहचर्य ही नहीं रहा तो वो मानवीय गुणों को भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए इन्होंने यह स्वीकार किया है कि अस्तित्ववाद कहीं ना कहीं समकक्ष है मानवतावाद के। इस बिंदु को मैंने इसलिए महत्व दिया है या फिर मैं इस पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये नदी के द्वीप जो कविता है इसमें मनुष्य या फिर कहें कि व्यक्ति और समाज के सह संबंध और साहचर्य को ही बताया गया, दिखाया गया है। तो इन कुछ बिंदुओं को देखते हुए या फिर कुछ ये विचारकों को पढ़ते हुए हम यह अवश्य समझ गए हैं कि अस्तित्ववादी जो है कहीं न कहीं व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, और व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं तो इसका मतलब व्यक्तिकता को महत्व दे रहे हैं। और जब व्यक्तिकता की बात की जाती है तो व्यक्ति का जो भी अनुभव है, जो भी मानसिकता है, जो भी वह सोचता है, चाहे वह दुख हो, सुख हो, निराशा हो, उसकी कुंठा हो, उसकी काम वासना हो, ये सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। इसके अतिरिक्त यहाँ अस्तित्ववादियों का यह भी मानना है
कि मनुष्य ही सबसे पहले आया है, व्यक्ति पहले, न कि विचार। जबकि प्रत्ययवादी अगर दार्शनिकों को देखा जाए तो वो प्रत्यय या फिर विचार को महत्व देते हैं, लेकिन इनका मानना है कि पहले व्यक्ति आया है, उसके बाद विचार आया है। इसलिए व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि विचार तो निर्मित है व्यक्ति के द्वारा। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? व्यक्ति। इसके अतिरिक्त समाज और व्यक्ति का जो साहचर्य है उसको यहाँ महत्व दिया गया है कि दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर है, या दोनों के बिना एक दूसरे के अस्तित्व भी संभव नहीं है। और इसी साहचर्यता को कहीं ना कहीं इस कविता में भी दिखाया गया। तो हमने थोड़ा सा अस्तित्ववाद के बारे में जाना, थोड़ा प्रयोगवाद के बारे में जाना, और इन सबको मतलब ध्यान में रखते हुए हम इस कविता को पढ़ेंगे। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, फूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने, किंतु हम हैं द्वीप, धारा नहीं। अब देखिए, यहाँ जो द्वीप है, इस कविता में नदी और द्वीप के बारे में ही है, जैसा कि लिखा भी हुआ है। तो यहाँ जो द्वीप है वह व्यक्ति का प्रतीक है, और जो नदी है वे समष्टि का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। जब हम संसार की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम कहीं ना कहीं समाज की बात कर रहे हैं, समष्टि चेतना की बात हो रही है। तो व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना का क्या सहसंबंध है, क्या साहचर्य है, कैसे वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को हम यहाँ देखने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे व्यक्ति समाज से जुड़कर भी, जुड़े तो हैं, लेकिन इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है कि समाज में रहकर भी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहे। समाज में रहकर भी व्यक्ति की जो विशिष्टता है, जो उसका महत्व है, वो बना रहना चाहिए। इसी के बारे में इस कविता में है। देखते हैं हम इसको कि हम नदी के द्वीप हैं। जो द्वीप है वो क्या कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। हम कभी नहीं चाहते कि हमको छोड़कर नदी बह जाए, अर्थात द्वीप है नदी के बीच, द्वीप नहीं चाहता कभी कि नदी बह जाए उसको छोड़कर। अगर उसको छोड़कर बह जाए तो इसका अस्तित्व संकट में हो जाएगा। जब द्वीप, तभी तो द्वीप है जो वो नदी के बीच में है। अगर कहीं इसके अतिरिक्त अगर हम नदी के बाहर कहीं हम वो पहाड़ या टीला देखते हैं तो हम उसको द्वीप नहीं कहेंगे, है ना। उसका अस्तित्व वो नहीं रहेगा, वो द्वीप नहीं रहेगा। वो एक पहाड़, पत्थर, कुछ भी भले कह ले, लेकिन द्वीप वो तभी है जब नदी के बीच में। तो द्वीप क्या कह रहा है कि हम कभी नहीं चाहते कि हमको छोड़कर जो नदी है वह बह जाए। क्यों? क्योंकि वह हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, फूल, अर्थात जितनी भी उसकी आकृति है, किसकी? द्वीप की, वो किसके द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा निर्मित है। और नदी अगर छोड़कर उसको बह जाए, ठीक है, समकक्षता न हो, साहचर्य न हो, तो उसकी निर्मिति कौन करेगा? नदी ही निर्मित कर रही है द्वीप को, तो उसकी निर्मिति नहीं हो पाएगी, उसका अस्तित्व संकटग्रस्त हो सकता है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। वह हमारी माँ है। कौन? नदी। उसी से हम बने हैं, उसी ने हमें निर्मित किया है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। किंतु फिर भी हम द्वीप हैं, धारा नहीं, अर्थात हम उसके साथ साथ नहीं बहते हैं। हमारा एक अलग अस्तित्व है, भले ही हम उसके बीच में हैं, हम उसके द्वारा निर्मित है, वो हमारी माँ है, उसने हमें निर्मित किया, लेकिन फिर भी हम उसके साथ साथ नहीं बहते। हमारा एक अलग अस्तित्व है। अगर व्यक्ति के संदर्भ में यह देखें, व्यक्ति और समाज के संदर्भ में यही बात अगर हम देखें, तो व्यक्ति क्या कहता है कि समाज के साथ हमारा जो संबंध है, जो साहचर्य है, वह बना रहेगा। क्यों? क्योंकि समाज ही हमको निर्मित करता है। शुरू से बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है, परिवार द्वारा, आस पड़ोस द्वारा, धीरे धीरे और स्कूल द्वारा, फिर और भी वो बड़ा होता जाता है, फिर समाजीकरण क्या, वो समाज के बीच में ही आ जाता है। तो तब तक तो ठीक है जब तक उसका समाजीकरण हो रहा है, समाजीकरण हुआ, लेकिन अगर समाज से वो कट जाएगा तब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। समाज ही उसको निर्मित कर रहा है, समाज के बीच ही वह रहता है,
लेकिन फिर भी उसका एक अलग अस्तित्व है, अलग महत्व है, वह विशिष्ट है किसी न किसी रूप में। भले ही समाज उसको निर्मित करे, लेकिन व्यक्ति को उसकी विशिष्टता बना के रखनी होती है। जैसे द्वीप, नदी के साथ रहते हुए भी, नदी के बीच रहते हुए भी द्वीप कहता है कि हम धारा नहीं कि उसके साथ साथ बह जाएंगे। उसी तरह जो व्यक्ति है उसे अपनी विशिष्टता बना के रखनी होती है, उसको अपना महत्व बना के रखना होता है। वह समाज के साथ साथ लकीर का फकीर नहीं बन जाएगा। जिस तरह वह समाज के धुन में अगर उसी के हिसाब से बहता चला गया तो उसी दिन उसका अस्तित्व संकटग्रस्त हो सकता है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा स्वे द्वीप है स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। हमारा द्वीप क्या कहता है कि हमारा समर्पण है किसके प्रति, नदी के प्रति, किंतु हम बहते नहीं हैं। हमारा समर्पण है, हमारा साहचर्य है, संबंध है, और हम समर्पित भी है नदी के प्रति, लेकिन फिर भी हम बहते नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी धारा के साथ बह नहीं जाएंगे, बहते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपना भी अस्तित्व बना कर रखना है। क्यों? क्योंकि बहना रेत होना है, क्योंकि जिस दिन हम नदी के धारा के साथ बह जाएंगे रेत हो जाएंगे। रेत का क्या गुण होता है? बिखर जाना। और द्वीप क्या है? बिखरा हुआ नहीं है द्वीप। तो अगर हम बह जाएंगे, बहना रेत होना है, अस्तित्व तो हमारा बिगड़ जाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अगर हम बह गए तो हमारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। अगर द्वीप है, मान लीजिए द्वीप की जो आकृति है वह अगर किसी भी वजह से अगर वो टूट के बिखर गया तो वो द्वीप नहीं रहा ना। उसके कंकड़ पत्थर, उसके जो अवशेष होंगे, जो बालू होगा, जो मिट्टी होगी, वो सारे बह जाएंगे धारा के साथ। तो अगर बह गया तो उसका अस्तित्व नहीं रहा ना, तो उसका अस्तित्व संकटग्रस्त हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अगर हम बह गए तो हम द्वीप नहीं कहलाएंगे। पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। अगर हम टूट गए, बिखर गए, बह गए तो क्या होगा? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। अगर हम टूट के बिखर भी गए और धारा के साथ बहने का प्रयत्न भी किए तो क्या होगा? हम नदी को गंदा कर देंगे, नदी को गंदला ही करेंगे। हम नदी के लिए भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम टूट के बिखर गए तो हमारा अस्तित्व तो संकटग्रस्त होगा ही, जो नदी है वो भी गंदी हो जाएगी, उसके जो अवशेष होंगे द्वीप के वे बिखर जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई नदी है बहुत एकदम क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, उसका हम जल जब देखते हैं तो पूरा पारदर्शी है, नीचे तक दिखाई देता है। लेकिन सोचिए कि अगर द्वीप टूट गया, किसी भी वजह से बिखर गया, तो उसके सारे अवशेष उस नदी में बह जाएंगे और वह गंदला ही करेगा। दो चीजें होंगी इसमें, द्वीप का अस्तित्व भी गया और नदी भी गंदी हुई। तो कहीं न कहीं यह संतुलन यह बना कर रखना है समाज और इससे व्यक्ति का, जैसे नदी और द्वीप का। इसी संदर्भ में अगर हम जो नदी और द्वीप का संदर्भ भी हमने पढ़ा, उसको अगर हम व्यक्ति और समाज के संदर्भ में देखें तो व्यक्ति कहता है कि अगर हम कभी टूटते हैं, बिखरते हैं, या नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है किसी न किसी रूप में, वह विशिष्टता हमारे अंदर मान लीजिए नहीं रहती है किसी न किसी रूप में, हम समाज के लिए कोई सार्थक कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होगा उस दिन, उस समय क्या स्थिति होगी? हम समाज को गंदा करने लगेंगे। व्यक्ति जो है समाज को गंदा करने लगेगा उसके लिए, क्योंकि वो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य तो कर नहीं सकता, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाने का कार्य अवश्य कर सकता है। तो यहाँ पे यह संतुलन यह बिगड़ जाएगा, यह साहचर्य या सहसंबंध बिगड़ जाएगा किसी न किसी रूप में। व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में होगा और समाज के लिए वह
अनुपयोगी सिद्ध होगा व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। द्वीप हैं हम, यह शाप नहीं है, यह नियति है। हालांकि इतनी कठिनाइयां हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष भी है, लेकिन फिर भी यह शाप नहीं है, नियति है, यह भाग्य है, नियति है। अगर हम इसी को व्यक्ति के संदर्भ में और समाज के संदर्भ में देखें तो व्यक्ति क्या है, हालांकि बहुत ही संघर्ष, दुख, निराशा व्यक्ति के जीवन में आता है किसी न किसी रूप में, लेकिन फिर भी असीम संभावनाएं भी होती है उसके जीवन में। वो कुछ भी कर सकता है, अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा काम कर सकता है समाज के लिए। तो कभी दुख, निराशा अगर व्यक्ति के जीवन में आए तो उसको निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अस्तित्ववादियों का मानना भी है। उससे संघर्ष करना है, उससे लड़ना है, निकलना है और कुछ बेहतर करना है। इसके लिए, समाज के लिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चांद पर जा सकता है, मंगल ग्रह पे जा सकता है, असीम संभावनाएं हैं। इसलिए व्यक्ति का जीवन जो है शाप नहीं है, नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, माजती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे या स्रोतस्विनी ही कर्मनाश, कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रोत रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा एक नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर तुम संस्कार देना। अब देखिए, हम नदी के पुत्र हैं। द्वीप क्या कहता है कि हम नदी के पुत्र हैं, नदी के क्रोड़ में बैठे हुए हैं। वह वृहद भूखंड से हमको मिला थी। नदी क्या करती है? भूखंड, क्योंकि जो द्वीप है वो कहीं ना कहीं भूखंड का ही भाग होता है, भूखंड से हमें मिलाती है। तो भूखंड क्या हुआ? पित्र हुआ। किसका? द्वीप का। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, माजती संस्कार देती चलो। हालांकि हमारा पित्र कोई और है, भूखंड है, लेकिन इसको संस्कार देने का काम किसका है? तुम्हारा है, नदी का। व्यक्ति का जीवन तो कोई और देता है, लेकिन उसको संस्कार देने का, उसको संस्कृत करने का, सभ्य बनाने का कार्य कौन करता है? समाज। यदि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे आह्लाद से, दूसरों के स्वैचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन घर घराता उठे या स्रोतस्विनी कर्मनाशा, कीर्तिनाशा घोर। अर्थात कभी जब ऐसा हो कि नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, कर्मनाशा की तरह अगर स्थिति हो जाए, जल प्लावन हो जाए, सब तहस नहस के कगार पर, तब क्या होगा? तब भी वह हमें स्वीकार। द्वीप कहता है कि जब भी कभी अगर ऐसी संभावना बने कि नदी में बहुत बाढ़ आ जाए, उफान आ जाए, सब कुछ तितर बितर हो जाए, तब भी हम उसे स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसमें विलीन हो जाएंगे। हम अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयत्न करेंगे। हम छनेंगे, जमेंगे और फिर पैर टेकेंगे और फिर अपने अस्तित्व को निर्मित करेंगे। उसे तुम पुनः एक बार संस्कार देना, दीप का कहना है ये। अगर हम व्यक्ति के संदर्भ में यह देखें तो यही आशावादी दृष्टिकोण की बात यहाँ कर सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख, तकलीफ, संघर्ष आएगा, किसी न किसी रूप में आना ही है उसको, लेकिन व्यक्ति का काम क्या है? उससे निकलना और समाज द्वारा उससे पुनः निर्मित करना। तो व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना है, अपने आप को, जो अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को बनाकर रखना है। उसी प्रकार जिस प्रकार द्वीप नदी के बीच रहकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।